हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 का आपका भूगोल हो चुका था, यानी एनसीईआरटी आपका हो चुका है क्लास 6 का। ये आपका क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, यानी भूगोल का पहला चैप्टर है क्लास 7 का। तो इसमें देखिए आप क्या करना है इसमें। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, यानी चैप्टर नंबर 1 है आपका पर्यावरण। यानी आपको क्लास सेवन्थ में आपका पहला चैप्टर जो है वो है पर्यावरण क्लास 7 का। और ये आज आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि इसमें क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर, यानी भूगोल का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो जैसे लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जाता था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि अब वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदों के फूल तथा तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है, यानी देखो अब हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। उसके बाद है कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी पर्यावरण क्या होता है? तो जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो हमारा क्या है? पर्यावरण है। तो रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़कें, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। तो शिक्षक ने कहा कि हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। यानी जो प्रकृति के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, यानी निर्मित वस्तुएं वो कौन सा है? पर्वत, नदियाँ और पेड़ और प्राणी। और मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं कौन सी है? तो सड़क, कार, कपड़े, किताब और आदि। ठीक है। इसके बाद भी देखिए, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, यानी जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक कौन से हैं देखिए। तो पर्यावरण के द्वारा बनी वस्तुएं कौन सी है? तो इसका है जल, वायु, स्थल और संजीव, यानी जैवमंडल, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। और देखिए मानव निर्मित कौन कौन सी है? तो इमारतें, पार्क, पुल और सड़क, उसके बाद उद्योग, उसके बाद स्मारक। तो देखिए मानव के द्वारा ये जो आपका ये पर्यावरण घटक है, पर्यावरण के घटक ये मानव से संबंधित है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति से परिवार बनता है, फिर परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय धर्म को प्रदर्शित करता है, उसके बाद शैक्षिक कार्य होते हैं, तो उसके बाद आर्थिक कार्य होते हैं, उसके बाद राजनीतिक स्थिति होती है। उसके बाद देखिए इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एक प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। अब देखिए जीवीय और अजीवीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो संजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। और अजीवीय पदार्थों कौन से होते हैं? तो निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। उसके बाद है आपका, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। अब उसके बाद देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से परिचित होंगे। आइए अब हम इससे संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
पृथ्वी की ठोस प्रपटी या ठोस कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों या खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल का वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। उसके बाद देखिए, ये आपका एक जैवमंडल का दिखाया गया, पर्यावरण के क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये आपका जहाँ एरोप्लेन उड़ रहा है वो वायुमंडल है। ये आपका जैवमंडल है। यहाँ पे जलमंडल और यहाँ पे स्थलमंडल। तो जैसे जलमंडल जल का हो गया, वायुमंडल यानी बादल, जैवमंडल यानी पृथ्वी, वो पहाड़ पठार जो भी हैं, स्थलमंडल जो मनुष्यों के रहने का स्थान होता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं। उसके बाद है आपका जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। आपका उसके बाद है आपका पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य को झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इससे कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब ये देखिए परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है तो देखिए, परितंत्र यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब देखिए परितंत्र क्या है। तो परितंत्र क्या है आपका, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आचार्य से पूछा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपने केरल याद आ गया। अब सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आचार्य से पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर तथा रेत ही नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। उसके बाद देखिए, यह आपका एक ताल का परितंत्र है, यानी एक तालाब का परितंत्र दिखाया जा रहा है। उसके बाद है आपका, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहने सहने के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंधित, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक परितंत्र हो सकता है। उसके बाद है आपका, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र बनाता था? तो देखिए, मानवीय पर्यावरण अब क्या है। उसके बाद मानवीय पर्यावरण का वर्णन करना है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीखे। इससे फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक से सभी बच्चों से कहा कि
छुट्टियों में जिस स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों की क्रिया। ये आपका आज का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपका सेकंड चैप्टर हो गया, यानी क्लास 7 का भूगोल का आपका सेकंड चैप्टर होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।